हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, सभी लोग तैयार हैं क्या? 20 क्वेश्चन और एक रैपिड रिवीजन के तौर पर हम लोग प्रैक्टिस सेट को लेते हैं। 40 45 50 मिनट में 20 सवालों को करके और लगभग रिवीजन को कर लेते हैं। सभी दो अंकीय विषम संख्याओं का योग क्या होगा? बताएंगे जरा। सभी दो अंकीय विषम संख्याओं का योग क्या बता सकते हैं आप? सभी दो अंकीय विषम संख्याओं का योग। भाई आप, सभी दो अंकीय विषम संख्या यानी कि आपसे वो पूछ रहा है कि 10 से लेके 99 के बीच जितनी भी विषम संख्या, इंक्लूडिंग बाउंड्रीज नंबर ऑल्सो, जितने भी नंबर्स आते हैं विषम, उनका सम बताना है, उनका योग बताना है। क्या मैं ये कह सकता हूं 1 से लेकर 99 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर 99 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? आप कहेंगे सर 50 ऑड होती हैं और 50 इवन होती हैं। 50 सम, भाई सॉरी, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक 50 सम और 50 विषम। और 99 तक अगर मैं कहूं तो 50 विषम संख्याएं हमको मिलती हैं। अब प्रथम, मैं 1 से लेके 99 तक यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं के योग की मैं बात कर रहा हूं। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है कितना बचा? n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का सम कितना होता है? n स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर, आप कहेंगे 2500। ये तो सभी का योग हो गया। क्या हो गया? सभी का सम हो गया। लेकिन आपसे वो कह रहा है पर दो अंकों की। तो भैया, दो अंकों से पहले वाली 1 3 5 7 और 9, इनका योग माइनस कर दो 2500 में से। भाई मैंने जो 2500 योग निकाला है वो 1 से लेकर 99 तक जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं उनका सम निकाला, n स्क्वायर 2500। लेकिन वो कह रहा है दो अंकों की, दो अंकों की तो भैया 11 से शुरू होती हैं। तो 1 3 5 7 9 विषम संख्याओं को माइनस कर दो। 9 और 7 16, 16 और 5 21, 3 24 और 1 25। 25 को माइनस कर देंगे तो आपका जवाब कितना आएगा? 2475। क्या मैं सही हूं? बताइए, आगे बढ़े। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। रिमोट दिखाना जरा। हम्म। न- चलिए भाई, सवाल है, गिल एक ही मूल्य पर दो कुत्ते बेचता है। एक में वह 22% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे पर उसे 22% की हानि होती है। देखो, जब दो कुत्ते एक ही मूल्य पर बेचे यानी कि उनका विक्रय मूल्य क्या है? उनका विक्रय मूल्य बच्चा बराबर है। उनका विक्रय मूल्य क्या है मेरे भाई? उनका विक्रय मूल्य बराबर है। अब सवाल कहता है एक को 22% लाभ, दूसरे को 22% हानि। यानी कि अगर एक वस्तु a% प्रॉफिट पर बेची जाए और दूसरी वस्तु उतने ही परसेंट लॉस पर बेची जाए, ऐसे केस में याद रखना ओवरऑल, हमेशा ओवरऑल नुकसान होता है, लॉस होता है। और वो भी कितने का? ए स्क्वायर बटे 100% का लॉस होता है। ये कंडीशन होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए, a% प्रॉफिट और उतना ही परसेंट लॉस होना चाहिए, तो ओवरऑल लॉस होगा ए स्क्वायर बटे 100। यानी कि मैं कहूंगा 22 का स्क्वायर बटे 100। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 डिवाइड बाई 100। 100 से भाग देंगे तो 4.84% का नुकसान है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। चलें आगे। ये सवाल बताइए, 1 + 4 + 7 + 10 डॉट 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 +100 कैसे करें? देखो, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि संख्याएं कितनी हैं, देखो ये सब एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है।
यानी कि यहां पर डिफरेंस 3 3 3 3 का है, एक सीरीज बन रही है। तो इसमें अगर मैं पूछूं संख्याएं कितनी है इस सीरीज में, तो संख्याएं नंबर ऑफ टर्म्स जब निकालते हैं तो जो अंतिम संख्या है उसमें से पहली संख्या को माइनस करते हैं और डिवाइडेड बाई जो कॉमन डिफरेंस है, जो अंतर चल रहा है। 3 3 का अंतर चल रहा है ना भैया, 3 3 का, तो डिवाइड बाई 3 करके और +1 करते हैं। तो ये आता है कि इस सीरीज में संख्या कितनी है। मैंने क्या बोला, अंतिम संख्या में से पहली माइनस करो, डिवाइड बाई 3 कर दो और +1 कर दो। 99/3 33, 33 और 1 34, यानी कि संख्या तो मुझे पता चल गई भैया 34 है। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, Sn बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो AP का है। चलो इस फॉर्मूले के मैं आपका आंसर बताता हूं। आपने औसत चैप्टर तो पढ़ा है, एवरेज तो सबने पढ़ा है, यस और नो? हाँ। क्या ये क्रमागत सीरीज है 1 4 7 10 से लेकर 100 तक? क्या ये क्रमागत सीरीज है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल है, ये तो क्रमागत सीरीज। तो क्रमागत सीरीज का एवरेज क्या होता है? क्रमागत सीरीज का एवरेज होता है सर, अगर मैं इनका एवरेज की बात करता हूं तो अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या डिवाइड बाई 2, यानी कि 101/2, ये एवरेज हो गया। हुआ कि नहीं? 101/2 क्रमागत सीरीज है और 34 हमने संख्या निकाल दी, अंतिम में से पहली माइनस करके डिवाइड बाई जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है और +1। आपको पता है ये संख्या मिल गई, ये एवरेज मिल गया, तो योग कितना हो जाएगा? औसत गुणा संख्या, यानी कि 101/2 गुणा 34। तो 2 से जाएगा 17 बार और 17 की 101 में गुणा करेंगे तो 1717, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है, चाहो तो आप इस फॉर्मूले में भी रख देना। n 34 है, a हमारा 1 है और d क्या है? कॉमन डिफरेंस जो 3 3 चल रहा है। यहां से भी बन जाएगी बात। ये सवाल देखिए जरा, सभी लोग पानी देना थोड़ा सा, बताएंगे जरा इसका जवाब क्या होगा? पॉड मास का सवाल है बच्चे। क्या करेंगे इसमें भैया? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 2 गया 4, बाहर वाले ब्रैकेट पे आ जाओ। 10 - 4 कितना आ गया? 6। फिर बाहर वाले पे आ जाओ, 20 - 6 कितना आ गया? 14। फिर और बाहर वाले पे आ जाओ, 72 - 14 कितना आ गया? 58। क्या मैं सही हूं? सभी का आ गया 58। चले आगे। ABC एक काम को क्रम से 3 6 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ काम करते हुए उसी काम का 3 गुना काम कितने समय में पूरा करेंगे? 3 गुना, 3 टाइम्स। भाई सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी, ये है 3, ये है 6, ये है 4, 12 आ गया। तो 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 12 यूनिट काम नहीं कराना, हमें कराना है काम का 3 गुना। कितना कराना है? काम का 3 गुना। तो 12 का 3 गुना कितना हो गया? 36। और 36 कराना है इन तीनों से ही, तो 4 2 6, 6 और 3 9, 9 से डिवाइड करेंगे, आपका जवाब आएगा सर 4 दिन। काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? 4 डेज। ओके बच्चे, चलो सवाल है, पुष्पराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 34,100 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5400 के कुल लाभ में पुष्पराज का हिस्सा 2700 है। तो पुष्पराज का निवेश कितना है? बच्चे एक बात बताओ, अगर समय बराबर हो तो जो रेशियो कैपिटल या निवेश का होता है, क्या वही रेशियो लाभ का होता है? या फिर जो रेशियो लाभ का होता है वही रेशियो निवेश यानी कि कैपिटल का होता है?
अगर समय बराबर यानी कि दो लोग हों चाहे तीन लोग हों, अगर एक साथ काम शुरू करें और अंत तक जुड़े रहें, उसको कहते हैं समय बराबर। यहां पर समय बराबर वाली कंडीशन है, पुष्पराज और हिमानु ने मिलकर निवेश किया है, मिलकर। ऐसा नहीं पुष्पराज बाद में आया और हिमानी पहले, नहीं, दोनों ने मिलकर, तो दोनों का समय बराबर है। तो यहां पर हमें टोटल प्रॉफिट 5400 दे रखा है, जिसमें पुष्पराज का हिस्सा 2700 है। तो मुझे प्रॉफिट यानी कि लाभ का रेशियो मैं बड़ी आसानी से निकाल दूंगा। दो लोग हैं, पुष्पराज और हिमानी। सवाल कर रहा है टोटल 5400 का प्रॉफिट है, जिसमें पुष्पराज का हिस्सा कितना है, 2700। तो भैया हिमानी का हिस्सा भी कितना होगा, 5400 में से 2700 माइनस कर दो। आप कहेंगे सर हिमानी का भी 2700, तो लाभ का रेशियो कितना हो गया, 1:1। और ये रेशियो लाभ का होगा बच्चा, यही रेशियो उनकी कैपिटल या फिर हिंदी में जिसको पूंजी कहते हैं, वही रेशियो पूंजी का होगा। अब सवाल कहता है दोनों ने मिलकर तो 34,100 लगाए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं एक और एक 2 यूनिट की वैल्यू 34,100, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 17,050। एक यूनिट 17,050, तो क्या कह रहा है आपसे, पुष्पराज का निवेश वो तो 17,050 है। क्या है, 17,050, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 210, 1245 और 2160 को भाग दिया जा सकता है। HCF ले लो, जब भी बात सबसे बड़ी संख्या की होगी तो 210, 1245 और 2160 क्या करना है बच्चा, HCF इनका। अब इनका HCF निकालने मत बैठ जाना आप, कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ऑप्शन से चेक कर लो, वो संख्या जो तीनों को काट दे वही HCF होगी। और स्टार्टिंग जब भी आप ऑप्शन से करो सबसे बड़ी संख्या से करना। सबसे बड़ी है 25, क्या 25 210 को काटता है, ना। 20 से शुरू करो, 20 इसको काटता है, ना। 15 पे आ जाओ, 15 काटता है, हाँ। 15 अट्ठे 120, 4 15 तिया 45, हाँ। 15 एकम 15, 6 15 चौके 60, 15 चौके 60 काट दिया सर, HCF 15 आ गया। अब कुछ लोग जब तक यहां से कॉमन 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 खेलते रहेंगे, आप ऑप्शन से अपना उत्तर लगा जाओगे। लेकिन HCF के केस में जब भी आप ऑप्शन चेक कर रहे हो, हमेशा याद रखना सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करनी है। कई बार ऐसा होगा छोटी संख्या कट जाएगी, बड़ी भी कट रही होगी, लेकिन आप छोटे आंसर लगा दोगे क्योंकि आपने पहले छोटी को चेक कर लिया, और गलत हो जाएगा क्योंकि HCF में हमें हाईएस्ट नंबर को उठाना होता है, ये ध्यान रखना बच्चे। आगे चलते हैं। रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्चा भी 10% बढ़ जाए तो रमन की बचत कितने परसेंट वृद्धि होगी या बढ़ेगी, बताइए क्या जवाब होगा इसका, है किसी के पास। देखो, सबसे पहले यहां पर उसने अपनी आय का 75% खर्च किया, तो मैं क्या करूंगा, यहां से आय खर्च और बचत का रेशियो बनाऊंगा। किसका बनाऊंगा बच्चे, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। उसने बोला कि आय का 75% खर्च किया, तो आय अगर 100 थी तो खर्चा कितना कर दिया, 75, तो बचाया कितना होगा, 25 बचाया होगा। 25 एकम 25, 25 तिया 75 और 25 चौकू 100। ये रेशियो आपने आय खर्च बचत का ले लिया। अब सवाल कहता है उसकी आय 20% बढ़ी और खर्चा भी 10% बढ़ा, तो आय के नीचे लिखो 20%, खर्चे के नीचे लिखो 10%, मल्टीप्लाई कर दो, 20 चौकू 80, 10 तिया 30। अब आपको पता है अगर मुझे बचत का परसेंट चाहिए, अगर मैं आय में से खर्चा माइनस कर दूं, मान लो मैंने कमा रहा हूं महीने में मान लो 20,000 रुपए और मेरा 15,000 खर्चा है, तो मैंने कितना बचाया होगा, तो 20,000 माइनस 15,000, यानी कि आपको आय में से खर्चा माइनस करना होता है तब जाकर बचत मिलती है। 80 में से 30 गया 50, एक स्टेप और दूर है, आप क्या करना है, 50 से डिवाइड करना है इसके फ्रैक्शन को, तो आपका जवाब आएगा 50%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके भैया, नेक्स्ट, ये फ्रैक्शन है, इसका HCF बताओ जल्दी से क्या होगा। HCF इसका
क्या हो जाएगा? तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का HCF, जब भी किसी फ्रैक्शन का HCF कहेगा तो बच्चे ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली संख्याओं का LCM, जब भी HCF पूछेगा तो भैया 4, 3 और 7 का HCF तो 1 होता है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन थोड़ी आ रहा है। और नीचे सबसे बड़ी संख्या को उठा लो, 10 एकम 10, क्या 5 के पहाड़े में आ रहा है? हाँ। इसके में आ रहा है? हाँ। तो आप कहेंगे सर 1/10। आपका जवाब हो गया 1/10। गलत उत्तर दे रखा है इसने। 5, 10, 15 है, सॉरी 15 है। 15 क्यों नहीं बोला आपने, सॉरी। तो भैया एलसीएम हो जाएगा 30। फिर क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी क्वेश्चन में वो एलसीएम पूछता तो जल्दी से मुझे बता सकते हो क्या आप, इसका एलसीएम क्या होगा? किसी फ्रैक्शन का अगर एलसीएम कहेगा तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, 4, 3, 7 का एलसीएम और एचसीएफ किसका? 5, 10, 15 का। तो एलसीएम 4, 3, 7 का क्या होगा भाई? तीनों की तीनों सह अभाज्य को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई कर दो। 7 या 21 चौके, सॉरी 7 या 21 चौक 84। और HCF क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, तो 84/5। 5, 10, 15 में से 5 ही तो कॉमन आ रहा है, तो 84/5 एलसीएम हो गया। आगे बढ़ो। 14,800 की कुल राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से का 6 गुना बराबर बी के हिस्से का 4 गुना बराबर सी के हिस्से का 5 गुना। तो बताइए ए का हिस्सा क्या होगा? बच्चे यहां पर उसने बोला है ए के हिस्से का 6 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना। क्या मैं यहां से एबीसी का रेशियो बना सकता हूं? बताइए, क्या मैं यहां पर एबीसी का रेशियो बना सकता हूं? अगर मुझे ए का रेशियो चाहिए, ए को छुपा लो, बाकी दो को गुणा करो, 4 पंजू 20। अगर मुझे बी का रेशियो चाहिए, बी को छुपा लो, बाकी दो को गुणा करो, 6 पंजू 30। अगर मुझे सी का रेशियो चाहिए, छुपा लो, 6 चौके 24। तो 2 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 15 बार और 2 से कटेगा 12 बार, यानी कि 10, 15 और 12 का रेशियो है जो उनके बीच में बांटा जाएगा। तो हम कहेंगे भैया 14,800 की राशि है। 15, 12, 27 और 10, 37। 37 यूनिट की वैल्यू है 14800। तो 1 यूनिट 7 चौक 28, पूरा 4 बार कट रहा है। 1 यूनिट 400। आपसे कह रहा है ए का हिस्सा क्या होगा, तो 10 गुणा 400। आप कहेंगे सर 4000। क्या कहेंगे? 4000। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट। एक महिला ने 80 मिनट के लिए 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 64 मिनट के लिए 65 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा करी। तो एवरेज स्पीड मीटर प्रति मिनट में ही बताओ क्या होगी? बच्चे क्या आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमें यहां पर दूरी नहीं दे रखी, बस ये बोल दिया 80 मिनट के लिए 20 मीटर प्रति मिनट, 64 मिनट के लिए 65 मीटर प्रति मिनट की चाल है। तो क्या मैं यहां से दूरी निकाल सकता हूं? भाई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, यही होता है ना डीएसटी का रूल। तो चाल गुणा समय, तो चाल कितनी है 20, समय कितना है 80, तो 20 गुणा 80 प्लस यहां करेंगे 64 गुणा 65, 64 गुणा 65। बताएंगे जरा कितना आएगा ये? 8 दूनी 1600, तो ये हो गया, प्लस 65 चौके कितना होता है 200, 6 चौक 24, 5 चौके 20, 260, हासिल का 26। 65 छिक्के कितना होता है 6 पंजू 30, 6 छिंग 36 और 3 39। तो 6, 9 2 11, 3 और 1 4, तो कितना आएगा 16 4 20,160। 20,160 नहीं, 2,160। 1600 नहीं, ये 4,000 हो गया ना, 4 और 1600, 5600, ये होगा ना।
5660। अब 5660 तो कुल दूरी आ गई। कुल दूरी कितनी है बच्चे? 5660। आपने क्या किया कि चाल को समय से गुणा कर दिया, दूरी आ गई। चाल को समय से गुणा, सॉरी 5760 है, हाँ 4100 है ना, 57 है। तो आपने क्या किया, चाल को समय से गुणा करके दूरी निकाल दी और फिर कुल दूरी को जोड़कर 5760 दूरी निकाल दी, कुल दूरी। क्यों? मुझे क्या चाहिए था? मुझे एवरेज स्पीड चाहिए था। और एवरेज स्पीड क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी आ गई 5760 और समय कितना है यहां दे रखा है 80 मिनट और 64। तो 80 और 64 दोनों को जोड़ना जरा, कितना आएगा? 144 आएगा क्या? बताइए, 144 आएगा ना। तो 24 छिक्के 144, 24 दूनी 48, 24 चौके 96, जीरो, 6 चौक 24, ये आ गया 40। एवरेज स्पीड कितनी आ गई बच्चे? 40 मीटर प्रति मिनट। 40 मीटर प्रति मिनट। आगे बढ़ते हैं। प्रिया ने 1240 में 45 किलोग्राम सेब और आम दोनों मिलाकर खरीदे। टोटल 45 किलोग्राम वजन है सेब और आम दोनों का मिलाकर, और टोटल खर्चा है 1240 रुपए। कह रहे भैया सेब और आम की कीमत क्रमशः 25 और 30 रुपए पर किलोग्राम है, तो आम के ऊपर उसने कितनी धनराशि खर्च की? पहले तो ये पता करो कितना किलो आम खरीदा। अगर हमने ये पता कर लिया कि उसने कितने किलो आम खरीदा, हम तुरंत क्या करेंगे? हम तुरंत आम के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तुरंत आम के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो सबसे पहले क्या हम इसमें एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं? इस बात के बारे में विचार करते हैं। क्या हम इसमें एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं बच्चे? हाँ सर, क्योंकि हमें सेब की अलग कीमत दे रखी है, आम की कीमत अलग दे रखी है, और कंबाइंड कीमत हम निकाल सकते हैं क्योंकि मूल्य दे रखा है, वजन दे रखा है, तो हम इनकी कंबाइंड कीमत भी निकाल सकते हैं। एक तरफ क्या रखो? एक तरफ रखो सेब, और एक तरफ क्या रखो? एक तरफ रखो आम। तो सेब की कीमत कितनी है बच्चा? 25, और आम की कीमत कितनी है? 30, और कुल मिलाकर दोनों की कीमत कितनी है भैया? 1240 बटे 45 कर दो। तो 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 248 बटे 9। अब ये बटा 9 जो है यहां पर आप देख रहे हो, जो बटा 9 है इसको एडजस्ट करने के लिए 9 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। तो 25 निम्मा 225, तीन नाम 27, 270, 9 से 9 गया 248 बचा। तो 270 में से 248 गया तो कितना आ गया? 22। कितना आ गया बच्चा? 22। और 248 में से 225 गया, कितना आ गया भैया? 23। कितना आ गया? 23। तो 22 और 23 रेशियो किसका है? वजन का है, जो कि हमें टोटल 45 किलो दे रखा है। तो 22 प्लस 23 कितना हो गया? 45 यूनिट की वैल्यू, 45 केजी दिया हुआ है। एक यूनिट की वैल्यू 1 केजी। आपसे कह रहा है भैया उसने आम पर कितना खर्चा किया। पहले तो ये बताओ आम कितना किलो उसने लिया है? 1 यूनिट 1 किलो, तो 23 किलो आम लिया है। और आम पर अगर हमें खर्चा निकालना है तो 23 की मल्टीप्लाई आम के मूल्य से कर दो। आम के मूल्य कितना है? 30 रुपए पर केजी। तो 690 मेरा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 690 रुपीज उसने आम पर खर्चा किया है। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप √432 है तो इसका आयतन बताइए क्या होगा। भैया किसी भी क्यूब का डायगोनल होता है √3a। किसी भी घन का जो डायगोनल विकर्ण होता है वो होता है √3a, जो कि हमें कितना दे रखा है? √432। देखो अब यहां से आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना है। एक तरफ तो मेरे पास √3a है और एक तरफ रूट के अंदर 432 है। मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा यार, 432 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो, एटलीस्ट √3 बन जाए। 3 से अलग कर दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12। 144 जब रूट से बाहर आएगा तो 12, √3 बचेगा, और ये √3a
है ना। 144 रूट से बाहर आएगा 12 और ये 3 अंदर ही बचेगा। तो आप कहेंगे सर उस घन की भुजा, साइड ऑफ क्यूब आ गया 12, कह रहा है इसका वॉल्यूम बता दो। वो तो साइड का क्यूब, भुजा का क्यूब होता है, और 12 का क्यूब कितना हो गया 1728, 1728। हालांकि आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। मान लो आपकी जगह अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं सोचता कि यार यहां पर घन क्यूब की बात हो रही है और उसका आयतन पूछा, बिना पेन उठाए, मतलब ये सब बिना किए क्या डेटा मुझे दिया हुआ है उसको भी करने से पहले मैं सोचता कि यार घन है और घन का आयतन पूछा। अब घन का जो आयतन होता है वो तो भुजा का क्यूब होता है, यानी कि मेरा जो उत्तर होगा वो किसी ना किसी संख्या की क्यूब होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा, पूर्ण घन होगा। तो मैं 3 ऑप्शन हटाने की कोशिश करूंगा। सवाल को शुरू करने से पहले 2 ऑप्शन आ गए तो अपना ये तरीका तो है ही, एक बार चेक कर लो कि परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन 1728 है, 12 का क्यूब है। 1928 किसी का क्यूब नहीं होता, 1825 किसी का नहीं होता, 1625 किसी का क्यूब नहीं होता। 3 ऑप्शन हटे, ए लगा के आगे बढ़ जाएंगे। 2 नल एक्स और वाई एक टैंक को क्रमशः 12 और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल खुले हुए हैं तो रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट ज्यादा लगेंगे, 30 मिनट ज्यादा। कह रहा है यदि टैंक भरा हुआ है और रिसाव के कारण टैंक को खाली होने में बताओ कितना समय लगेगा। भाई 2 नल अलग अलग भरने का समय दे रखा है और रिसाव के कारण बोल दिया कि 30 मिनट ज्यादा। 30 मिनट ज्यादा, इस लाइन से कंफ्यूज मत होना। इस लाइन में एग्जामिनर और सवाल कहना चाहता है जितना समय दोनों नल मिलकर भरेंगे ना, ये दोनों नल जिनका अलग अलग समय दे रखा है, इन दोनों नल का भरने का जितना समय है, क्योंकि दोनों के दोनों खुले हुए हैं, जितना ये समय लेते अगर रिसाव चालू है तो भैया अब 30 मिनट ज्यादा लगने हैं। और कितना समय वो दोनों मिलकर लेते वो तो हमें निकालना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे भैया, 2 है एक्स और वाई, ये 12 घंटे में भरता है, ये 24 घंटे में। एलसीएम आ गया 24, 24 एकम 24, 12 दूनी 24। तो दोनों मिलकर कितने समय में भर रहे हैं, 24 बटा दोनों की क्षमता 3, यानी कि 8 घंटे में, 8 घंटे। लेकिन सवाल कहता है कि अगर रिसाव चालू है तो भैया 30 मिनट ज्यादा लगेंगे भरने में। अगर रिसाव चालू है तो उसको भरने में 30 मिनट ज्यादा लगेंगे, यानी कि x प्लस वाई तो है ही है, अगर एक z भी आ गया तो भैया अब उसको 8.5, भाई 30 मिनट का मतलब 0.5 आवर होता है ना, तो उसको भरने में इतने घंटे लगेंगे, इतने घंटे। अगर रिसाव भी चालू है तो इन तीनों को अब 8.5 घंटे लगेंगे। अगर मैं इन तीनों की क्षमता आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 24 बटे 8.5, तीनों की एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी, तीनों का एक साथ समय 8.5 घंटे, और तीनों की क्षमता अगर हमें पता करनी है मिलाकर तो 24 वर्क है टोटल, डिवाइड बाई 8.5, पॉइंट हटेगा 0, 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। ये तीनों की मिलाकर क्षमता है, तीनों की मिलाकर क्षमता है। अब अगर हमें पता करना है कि भैया रिसाव की क्षमता कितनी है तो इन दोनों की कितनी हो गई, एक्स और वाई की 3 प्लस जेड, ठीक है। तो यहां से जेड कितना हो गया 48 बटा 17 माइनस 3, तो 17 तिया 51, और 48 में से 51 गया माइनस का 3/17, और माइनस का 3/17 क्या हुआ, माइनस का 3/17 है बच्चे, माइनस का 3/17 यानी कि वो टैंक खाली हो रहा है। माइनस का 3/17, ये माइनस का साइन क्या दिखाता है कि वो टैंक खाली हो रहा है। तो अब कह ये हमें खाली करने वाले की क्षमता मिल गई। सवाल कहता है अगर रिसाव चले तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। भैया 24 यूनिट का टैंक है और रिसाव की क्षमता कितनी है 3/17, ये 17 ऊपर चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, 17 अट्ठे 136, यानी कि रिसाव को खाली होने में 136 मिनट लगेंगे। क्या मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं, चलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। पेन साइड में रखकर सभी लोग सामने देखेंगे जिनको दोबारा देखना है। सवाल कहता है 2 भरने वाले टैंक है, एक 12 घंटे में भरता है, एक 24 में भरता है। कह रहा दोनों को एक साथ चला दिया। अब दोनों को एक साथ चला दिया, एक कंडीशन तो ये हो गई, कह रहा अगर एक रिसाव भी चालू है, अगर एक रिसाव भी चालू है,
यानी कि नीचे से एक छेद हुआ है, दोनों नल चल रहे हैं, एक अगर छेद भी हो जाए तो अब टंकी को भरने में आधा घंटा ज्यादा लगेगा। यानी कि अगर जितना समय इन दोनों को लगता उससे भी आधा घंटा ज्यादा लगेगा। कब? जब रिसाव चालू है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई साहब इन दोनों को एक्चुअल में लगता कितना समय, आधा घंटा, उसी में ही तो जोड़ना है। तो हमने क्या किया, इन दोनों की एफिशिएंसी निकालकर टोटल से डिवाइड कर दिया। हमें पता चला इन दोनों को एक्चुअल में आधा 8 घंटे लगने थे अगर कोई रिसाव नहीं होता। लेकिन कह रहा रिसाव के कारण टंकी को भरने में 30 मिनट या फिर आधा घंटा ज्यादा लगा। मैंने कहा ओके, अगर तीनों नल, जेड क्या है, जेड एक रिसाव, तीसरा एक खाली करने वाला छेद है, एक्स और वाई भरने वाले हैं, तीनों की क्षमता हो गई 8 में, क्षमता नहीं, तीनों का समय 8 में 0.5 जोड़ेंगे 8.5 घंटे। अगर हमें तीनों की क्षमता बतानी है तो हम क्या करेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे 24 को डिवाइड कर देंगे 8.5 से, 48/17 तीनों की क्षमता, जिसमें से एक्स और वाई की क्षमता कितनी है, 2 और 1 3, 3 उधर जाकर घटाएंगे, जेड की क्षमता आ जाएगी माइनस का 3/17। माइनस आया क्योंकि टैंक खाली करने वाला है। तो कह रहा टैंक खाली करने वाला अकेला कितना समय लेगा, तो 24 यूनिट का टैंक है, 3/17 से भाग दे दिया, 136 मिनट। कितना आ गया, 136 मिनट। नेक्स्ट, विवाह के समय पति पत्नी की औसत आयु 28 वर्ष थी। उनकी बेटी का जन्म हुआ उनके विवाह के 2 वर्ष बाद। यदि परिवार के तीनों सदस्यों की वर्तमान आज उनकी औसत आयु 24 साल है, तो दंपति का विवाह अब से कितने साल पहले हुआ था? क्या बता सकते हो आप? बताइए जरा। अच्छा, योग से कर सकते हैं क्या कुछ हम? उसने बोला विवाह के समय पति पत्नी का एवरेज 28 था, तो उनका सम कितना रहा होगा विवाह के समय? हस्बैंड और वाइफ का सम विवाह के समय, आप कहेंगे सर 28 को 2 से गुणा कर दो क्योंकि 2 ही लोग हैं। विवाह के समय उनका योग 56 वर्ष रहा होगा। क्या मैं सही हूं? विवाह के समय उनका सम क्या 56 वर्ष रहा होगा कि नहीं? हाँ। अब कह रहा है उनकी बेटी का जन्म विवाह के 2 साल बाद हुआ। जरा मुझे बताना 2 वर्ष बाद उनका योग कितना होगा, इन्हीं दोनों का 2 वर्ष के बाद इन दोनों का योग सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर हस्बैंड की एज भी 2 साल बढ़ेगी, वाइफ की एज भी 2 साल बढ़ेगी, यानी कि इनका सम हो जाएगा 60 साल। भाई दोनों की उम्र 2-2 साल बढ़ी। इसका मतलब है कि जब इनके घर में बेटी का जन्म हुआ, जब इनके घर में बेटी का जन्म हुआ तब इन दोनों की उम्र टोटल 60 साल थी। मिलाकर दोनों की मिलाकर उम्र कितनी थी, 60 साल। कब? जब उनके घर में बेटी का जन्म हुआ। भाई विवाह के समय 28 एवरेज था, दूनी 56 योग हो गया। बेटी का जन्म हुआ 2 साल बाद, तो दोनों की 2-2 साल बढ़ी, तो 60 साल बेटी के जन्म के समय। कह रहे भैया आज तीनों की वर्तमान आयु 24 वर्ष है, तो तीनों का योग कितना हो गया आज, तीनों का, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस डॉटर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आज तीनों का जो योग है वो कितना हो गया, 24 हो गया ना? तो 24 गुणा 3 यानी कि 72 हो गया। आज तीनों का योग कितना हो गया, आज तीनों का योग 72 हो गया। और ये योग बेटी के जन्म के समय कितना था? ये योग बेटी के जन्म के समय 60 था। इसका मतलब है यहां पर अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि भैया डिफरेंस है 12 साल का, डिफरेंस कितना है, 12 साल का। क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया जब वर्तमान की बात होती है, जब वर्तमान की बात होती है तो वर्तमान में हस्बैंड की उम्र भी टी वर्ष बढ़ी होगी, यहां से यहां तक वाइफ की उम्र भी टी वर्ष बढ़ी होगी और डॉटर की उम्र भी टी वर्ष बढ़ी होगी। बताइए भाई, बेटी का जन्म हुआ और वर्तमान तक, जन्म से वर्तमान तक हस्बैंड की उम्र भी बढ़ी टी वर्ष, वाइफ की भी बढ़ी टी वर्ष और बेटी भी टी वर्ष की हो गई। तो टोटल उम्र कितनी बढ़ी है, ये टी प्लस टी प्लस टी 3T।
और यहां पर कितने की वृद्धि हो गई, 12 की। तो 3t बराबर 12, तो t आ गया 4। t बराबर 4 का मतलब है बेटी 4 साल की है। t बराबर 4 का मतलब है बेटी 4 साल की है। सवाल कहता है उनका विवाह कब हुआ था। बेटी होने के 2 साल पहले। बेटी होने के 2 साल पहले अगर मैरिज की बात करते हैं, अगर मैरिज की बात करते हैं 4 में 2 जोड़ देंगे, सर उनकी शादी 6 साल पहले हुई थी। उनकी शादी 6 वर्ष एगो हुई थी। भाई 4, t बराबर 4 मतलब बेटी 4 साल की है। बेटी अगर 4 साल की है तो शादी तो बेटी से 2 साल पहले हुई थी। तो शादी कब हुई थी, 6 साल पहले। ऑप्शन बी। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाना इसके ऊपर। दिखने में आपको थोड़ा सा लग सकता है आसान ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी सी डी ई का एवरेज 25 है, बी और सी का एवरेज 11, डी और ई का एवरेज बताइए कितना होगा। आप कहेंगे सर चारों का योग निकाल दो, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कितना आएगा, 25 गुणा 4 यानी कि 100। आपसे कह रहा है बी और सी का योग, एवरेज दे रखा है 11, तो योग आ जाएगा 22। बी और सी का योग आ गया 22। अगर मैं बी और सी के योग को उठाकर यहां पर रख दूं, यहां पर, तो क्या मुझे मिलेगा, 22 प्लस डी प्लस ई बराबर कितना, 100। तो यहां से d प्लस ई कितना हो जाएगा भाई, 22 उधर से माइनस कर दो, 78 हो जाएगा। तो ये तो d और e का योग है। उसने क्या पूछा, d और e का एवरेज। तो एवरेज क्या हो गया, 78 डिवाइड बाई 2 यानी कि 39। कितना हो गया, 39। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये तो आसान था ना। नेक्स्ट, यदि एक दुकानदार 5 खरीदे एक फ्री में ले जाओ, बाई 5 गेट 1 फ्री, कौन सी कंडीशन है ये, बाई 5 गेट 1 फ्री। आपसे कह रहे हैं कि भैया बताओ डिस्काउंट कितने परसेंट का है। ऐसे सवालों में डिस्काउंट परसेंट निकलता है जो चीज हमें फ्री की मिली है बटा जितनी चीज हम घर पे लेके गए हैं। 5 खरीदा एक फ्री में, घर पे तो 6 लेके गए ना, और गुणा 100। तो 1/6 गुणा 100 यानी कि 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी। इसकी वैल्यू 16.6666 डॉट 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 इन्फानाइट तक होती है, तो इसको हम 16.67 बोल देते हैं। ओके, 16.67। नेक्स्ट, 7 फरवरी 2024 को जमा की गई और 8 अप्रैल 2024 को निकाली गई 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4000 में साधारण ब्याज कितना होगा। डेट को काउंट करना है, कैसे करें बताओ। भाई क्या आप यहां देख पा रहे हो, 2024 एक लीप वर्ष है, और 2024 अगर लीप वर्ष है, क्या इसमें 366 दिन होंगे। 4 से कट रहा है 2024, इसमें फरवरी का एक दिन एक्स्ट्रा होगा। और जब भी लीप वर्ष हो और दिनों की संख्या 366 हो, तो एक मतलब कॉमन सेंस है कि अगर फरवरी से अप्रैल तक के दिन गिनने हैं, तो फरवरी से अप्रैल तक के दिन यानी कि लगभग 60-65 के आसपास होंगे। भाई फरवरी, मार्च, अप्रैल की शुरुआत है, तो लगभग 60-65 दिन के आसपास होंगे। तो या तो आप काउंट कर लो, या फिर आप देखो कि अगर टोटल 366 दिन है लीप वर्ष के, तो 7 फरवरी से 8 अप्रैल के दिन 61 होंगे, क्योंकि 61 इनको होना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि 61 एक ऐसी संख्या है जो 366 को काटती है। आप काउंट कर लो 7 फरवरी से, और मान लो अगर ये 365 ये नॉन लीप गैर अधि वर्ष होती, साधारण वर्ष होती, तो ये दिनों की संख्या फिर 73 डेज होती। इस तरीके से क्वेश्चन सेट होके आपके पास आता। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 61 दिन है, इनको अगर वर्ष में बदलेंगे तो बटे 366 दिन कर देंगे, तो ये 1/6 पूरा 1/6 बार कट गया। यही रीजन है, देखो मैंने तुक्का नहीं लगाया, मैंने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया कि अगर टोटल दिन 366 हैं तो भैया इनको 61 बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर खामखा ऐसी कैलकुलेशन होगी कि इतना एग्जैक्ट उत्तर तो आपका कभी जीवन में नहीं आएगा, अगर ये 61 दिन नहीं हुआ तो।
अगर ये 365 टोटल दिन है तो इन दिनों को फिर 73 या फिर 146। अगर उसने महीने ज्यादा पूछ लिए तो 146, 2-3 महीने का ही गैप है तो 73 डेज। ओके, अब बस हो गया सवाल। मूलधन कितना है 4000, दर कितनी है 7.5%, समय कितना है 1/6 वर्ष और बटा 100। पॉइंट हटाएंगे 0, 3 जीरो से 3 जीरो गया। 75 चौके कितना होता है 300 और डिवाइड बाई 6 कितना आ गया 50। जब तक बाकी लोग दिनों को काउंट करेंगे तब तक आप इस सवाल को करके आगे बढ़ जाओगे। एक व्यक्ति लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिलाता है। कह रहा है 70 रुपए प्रति लीटर दूध में पानी मिलाकर 55 रुपए प्रति लीटर में बेचता है। बताओ मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो। एलिगेशन से कर लो भैया। क्या ऐसा कोई दूध वाला तुम्हारी नजर में है जो दूध में पानी मिलाता तो है लेकिन पानी बिसलरी का मिलाता है खरीद कर? ऐसा है कोई? क्या दूध वाला कभी पानी दूध में खरीद कर मिलाएगा? नहीं, वो पानी मिलाता है नॉर्मली भैया, जिसका रेट क्या होता है 0, और दूध का रेट कितना लेकर आया वो 70। इन दोनों को मिलाया और मिश्रण को बेच दिया 55 में। मिश्रण को बेच दिया 55 में। अच्छा, यादव जी मिलाते हैं? यादव जी तो सिगरेट हो। ये कितना आ गया 15, तो 5 तिया 15, 5 से जाएगा 11 बार। ठीक है, 11:3 का रेशियो है दूध पानी का। अरे भाई कैसे करोगे यार। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 3:2 है। अगर 3 लड़के कॉलेज छोड़ दें और 3 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाएं तो रेशियो 2:3 हो जाएगा। कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या, एलईओ लगाओ, क्रॉस मेथड, सीधा क्रॉस मेथड। एक रेशियो 3:2 है, दूसरा रेशियो 2:3 हो गया। क्यों? देखो ये बॉयज और गर्ल्स के बारे में बात हो रही है। क्यों भैया? क्योंकि 3 लड़कों ने कॉलेज छोड़ा, जिन्होंने छोड़ा उनको माइनस में रखना है, और कह रहा है 3 लड़कियों ने कॉलेज शामिल हुई, तो जो जिन्होंने शामिल किया और जो जो कॉलेज में एडमिशन लिया वो प्लस में। तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, डिफरेंस कितना हो गया 5 का। आप कहेंगे 3 दूनी 6 प्लस का और 3 तिया 9 माइनस का। माइनस और प्लस का डिफरेंस हमेशा ऐड होगा। 9 और 6 15, ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। 1 यूनिट 3। आपसे पूछा लड़कों की प्रारंभिक संख्या 3 यूनिट है, तो 3 गुणा 3 दैट इज 9। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। रीना, नवीन और अर्पिता ने क्रम से 5-6-13 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में कोई बिजनेस शुरू किया। कह रहा वर्ष के अंत में उन्हें 36,400 का प्रॉफिट हुआ, जो कुल निवेश का 14% है। जितना टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 14% लाभ हुआ है, जो कि 36,400। तो क्या अगर मैं कुल निवेश निकालूं तो मुझे दिया हुआ है 36,400, तो 1% कितना हो जाएगा भैया? 14 दूनी 28, 14 छिंग 84। तो भैया 100% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,60,000। ये है टोटल इन्वेस्टमेंट। क्या है बच्चा? टोटल इन्वेस्टमेंट 2,60,000। कह रहा भैया इस रेशियो में बांटा है 13 और 6 19, 19 और 5 24, तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2,60,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? बटे 24। आपसे उसने क्या पूछा है? नवीन का हिस्सा। तो नवीन कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाई 6। तो 6 चौक 24, 4 से कटेगा, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20। नवीन का हिस्सा कितना है? नवीन का हिस्सा 65,000 है। ठीक है भैया, क्या हो गए सवाल? अरे वाह, तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहां पर हम करते हैं एंड क्लास को। मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।